हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के डिस्कशन क्लास में। ओके, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम जॉन लॉक को करेंगे। ऑलरेडी हमने जो है माइक सही है सर? ओके, तो ऑलरेडी हमने जॉन लॉक के यूनिट को स्टार्ट कर दिया है और ये आपका सेकेंड पार्ट है, राइट, जिसमें कि हम देखेंगे और उनके तमाम विचारों को। पहले पार्ट में हमने जो है वो जॉन लॉक के फर्स्ट पार्ट को डील किया, जिसमें कि उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन, उसके बाद उनके स्टेट ऑफ व्यूज ऑन स्टेट ऑफ नेचर। जब भी हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ह्यूमन नेचर की, बात करते हैं स्टेट ऑफ नेचर की, एंड देन वी टॉक अबाउट स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने देख लिया है, हॉब्स को भी हमने जाना है और उनके कंपैरिजन में हमने लॉक को समझने की कोशिश करी है। तो वी हैव कवर्ड टिल सोशल कॉन्ट्रैक्ट, है ना। लॉक का किस प्रकार से विचार रहा, एक वेरी शॉर्ट में मैं आप सभी को बताऊं तो जो लॉक है, राइट, जो लॉक हैं उनका काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यूज रहा है ह्यूमन नेचर को लेके। वो काफी आशावादी हैं, साथ साथ वो बताते हैं कि देखिए जो मानव स्वभाव है, ठीक है, जो मानव स्वभाव है बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ही पीसफुल है, बहुत ही जो है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से है। मतलब लोग जो है वो शांति चाहते हैं, लोग जो है वो चाहते हैं कि आपसी सहयोग हो, है ना, जो कि हॉब्स के कंपैरिजन में बिल्कुल अपोजिट है। हॉब्स कहते हैं ऐसा नहीं है, लोग जो है वो हमेशा कोशिश करते हैं कि वो एक दूसरे से टसल में रहें। पावर है, मतलब पावर एक तरीके से चाहते हैं कि हम एक दूसरे से पावरफुल रहें, इस तरीके की हॉब्स की कल्पना थी। यहाँ पे लॉक उनसे बिल्कुल जो है वो डिफरेंट है, राइट। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट में भी अगर मैं बात करूं तो हॉब्स ने कहा कि सिंगल कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहीं पे लॉक कहते हैं कि नहीं, देयर शुड बी डुअल कॉन्ट्रैक्ट। पहले कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो स्टेट सोसाइटी बनेगी और दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो स्टेट बनेगा, राइट। तो इस तरीके की रही। अब हम डिस्कस करेंगे लॉक व्यूज एंड प्रॉपर्टी। कल ही मैंने आपको क्लास में बताया था कि जो लॉक है, ही वॉज अ लिबरल थिंकर, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। इसी वजह से इन्होंने तीन अधिकारों को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया और ये कहा कि ये तीन अधिकार जो है किसी भी इंडिविजुअल से लिए नहीं जा सकते वापस, है ना। ये इलिनिएबल राइट्स है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है इंडिविजुअल्स के लिए। ओके, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण राइट है वो है राइट टू प्रॉपर्टी, और इसके अलावा दो जो राइट है वो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट। ओके, तो ये चीज है, जस्ट वेट फॉर अ वाइल, यस। तो ये चीज है, ओके। तो मैं आपको समझा रहा था राइट टू प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये लॉक ने बता दिया है। सबसे पहले नेचुरल राइट्स का फ्रेमवर्क हम देख लेते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी जो है, या इसके अलावा और जो अन्य दो अधिकार हैं, वो चाहे लिबर्टी का हुआ या चाहे जो है वो लाइफ का हुआ, ये सभी नेचुरल राइट्स है ना, जो प्रकृति के द्वारा हमें दिए गए हैं। Locke argued that right to property is a natural right derived from the state of nature along with life, liberty, है ना। यह कहां से मिला है, हमें स्टेट ऑफ नेचर से मिला है, और एक यह प्रकृति का अधिकार है जो जो प्रकृति ने हमें दिया है ना। और चूंकि यह अधिकार प्रकृति ने हमें दिया है, तो जो है यह किसी का अधिकार नहीं बनता है कि यह हमसे छीन लिए जाए, ठीक है। सो राइट टू प्रॉपर्टी डिराइव फ्रॉम नेचुरल राइट्स लाइक राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। नाउ इसमें जो इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट आता है वो है लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, है ना। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि ये बताता है इस बात को, प्रॉपर्टी इज जस्टिफाइड थ्रू लेबर, एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी, है ना, एवरी मैन हैज अ प्रॉपर्टी, every man has a property in his own person, the labor of his body and the work of his hand and are properly his। कहने का मतलब है कि वैसे संसाधन, वैसे कह सकते हैं रिसोर्सेज जिसमें हमारा लेबर लगता है, जिसमें हमारी मेहनत लगती है ना, वह ऐसी वस्तु जिसमें हमारा मेहनत लगे, तब हम उसे कह सकते हैं कि वो हमारी प्रॉपर्टी है ना। जब कोई चीज, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, मान लीजिए एक खेत है ना, एक लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है। इसमें एक किसान जो है, मान लीजिए कि वो ऐसे ही किसी का जमीन है, खुला जमीन है, किसी का है नहीं, ठीक है। उसमें क्या होगा कि एक लेबर क्या, एक किसान क्या करता है कि वो उसमें अनाज बोता है, उसकी जुताई करती है, उसकी बुवाई होती है
है ना, उसमें सीड्स डालते हैं, फिर उसके इरिगेशन होता है, फिर मतलब बहुत सारा प्रोसेस होता है, पूरा खेती होती है, और तब जाके जो है अनाज निकल कर आता है। तो इस स्थिति में जो है वह अनाज जो है वह उस किसान की व्यक्तिगत संपत्ति कही जाएगी। क्यों कही जाएगी? इस वजह से कही जाएगी क्योंकि जो है उसमें उस किसान की मेहनत लगी हुई है, राइट, उसका श्रम लगा हुआ है। तो बिना श्रम के आप किसी भी चीज को अपनी प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, पहले आपको मेहनत कर, जैसे एक बिजनेसमैन है, वो अपना अपना सारा रिसोर्स, अपनी मेहनत, अपना लेबर उस इंडस्ट्री को लगाता है और तब जाके उसे जो है वो इंडस्ट्री से मुनाफा कमाता है। और यदि वह लेबर के बाद जब उसको मुनाफा आता है तब कोई नहीं कह सकता कि ये आपका नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत संपत्ति कहलाएगी। कंडीशन इज दैट यू हैव टू पुट लेबर ऑन इट। So this is labor theory of property. When individual mix their labor with resources cultivating land, those resources become their property. This is all what I am trying to say. God given earth for all. Okay. Locke believed that God gave the earth to humanity in common, but that individual could claim resources as the private property through their labor. तो जो ईश्वर ने है, ईश्वर ने सभी संसाधन को, पूरी पृथ्वी को उन्होंने कॉमन बनाया है ना, किसी को देकर नहीं भेजा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी जमीन है, जमीन तो प्रकृति ने हमें दे दी है ना, ये जो लैंड है वो तो जमीन हमें प्रकृति ने दी है, हवा, ये वृक्ष, ये तमाम चीजें जो नेचुरल चीजें हैं वो हमें नेचर ने दिया है। ये तो हम इंसानी व्यवस्था की देन है कि हम जो है किसी चीज को अपना कहते हैं, है ना। जैसे भारत है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब तो एक ही भूभाग है, एक तरीके से देखा जाए पृथ्वी का पार्ट है, लेकिन उसको हम इंसानों ने इंडिया बना दिया, पाकिस्तान और श्रीलंका और अमेरिका और यूरोप बना दिया, है ना। उस तरीके के पृथ्वी तो पूरी कॉमन में मिली है। इसी प्रकार से वो कहते हैं, लॉक कहते हैं कि देखिए ईश्वर ने हमें संसाधन जो है वो सामान्य रूप से दिए हैं, या हम हैं जो अपनी मेहनत या अपने लेबर को लगाकर जो है उसको अपना व्यक्तिगत बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। नाउ द इनिशियल अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी डज नॉट रिक्वायर कंसेंट फ्रॉम अदर एज लॉन्ग एज इनफ रिसोर्सेज आर लेफ्ट फॉर अदर। इसका मतलब ये है कि देखिए प्रॉपर्टी आपको हथियाने, मतलब प्रॉपर्टी आपको के पास, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी का अधिकार आपके पास है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो दूसरों के लिए ना छोड़ें, है ना। ऐसा ना हो कि आप सभी कब्जा कर लें, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। does not require the consent from other as long as the enough resources are left for others। मतलब आपको अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपको दूसरे से कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपका प्राकृतिक अधिकार है, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, ओके। लेकिन आपको इस तरीके से, मान लीजिए मेडिसिन है, कोई चीज की दवा है, बहुत पैंडेमिक है, ठीक है, अब जैसे कोरोना वायरस, ठीक है, मान लीजिए उसकी कोई दवाई इजाद होती है और मार्केट में वो दवाई आती है, आप जो है उस दवाई का, आपके पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सारी दवाई, मार्केट में जितनी दवाई आप उसको खरीद लेंगे। क्यों? इस तरीके से आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो दवाई दूसरे के लिए इसेंशियल है ना, आपको जितनी जरूरत है उस मात्रा में ही आप खरीदेंगे, ओके। तो ये चीज है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। There was a liberty of acquiring property in the state of nature, but there was a presence of 3 limitations which were follow। तो आपको जो है कितनी भी संपत्ति एक्वायर करने का अधिकार है लॉक के अनुसार, लेकिन आपको 3 कंडीशंस दिए गए हैं, 3 आप पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। वो कौन कौन सा है? देखिए, पहले तो है लेबर लिमिटेशन, यानी कि उस संसाधन में आपका श्रम जरूर होना चाहिए, आपका लेबर मिक्स होना चाहिए, तभी वो चीज आपकी होगी, ओके, ये चीज है। दूसरा है सफिशिएंसी लिमिटेशंस। सफिशिएंसी लिमिटेशन क्या आता है? यू आर फ्री टू एक्वायर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड, यानी कि सफिशिएंट होना चाहिए। मतलब देखते हैं ना, इंसानों की लालच कभी खत्म नहीं होती, उनकी ग्रीड कभी नहीं खत्म होती है। आज आप थोड़ा दे रहे हैं, वो और मांगेंगे, है ना। वो कभी सोचते हैं कि सारा चीज मेरा ही होना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो आपको जो प्रॉपर्टी एक्वायर करना है वो आपके जरूरत के हिसाब से करना, आपके लालच के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो इट शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड, नॉट अकॉर्डिंग टू ग्रीड। तीसरा जो लिमिटेशन है वो स्पॉइलेज लिमिटेशन है। स्पॉइलेज लिमिटेशन मतलब कि आपको रिसोर्सेज को बर्बाद नहीं करना है ना। कई बार होते हैं जब आपके पास पैसा होता है तो आप चीजों को बर्बाद करना शुरू करें। खाना जो है, अब कई बार होता है खाना हम छोड़ देते हैं, जब आपके पास घर में खाने की कमी ना हो तो आप खाना, अच्छा खाने को भी फेंक देते हैं। तो जो है यू कैन नॉट स्पॉइल द रिसोर्सेज, आपको बर्बादी नहीं करनी है, राइट, बिकॉज दैट कैन बी अ नीड फॉर समवन। चलिए,
He is considered as the father of classical liberalism. His ideas are the bedrock of the classical liberalism, such as right of the individual, limited government, tolerance and the consent as the basis of legitimate government. बिल्कुल देखिए कि ये क्लासिकल लिबरलिज्म के फादर माने जाते हैं. क्यों माने जाते हैं? क्योंकि इनकी थ्योरी यह प्रूव करती है कि ही इज अ क्लासिकल लिबरलिस्ट. क्यों? क्योंकि इसमें इन्होंने बात करी कि इंडिविजुअल्स को राइट्स मिलने चाहिए, इंडिविजुअल व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए, लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक वैधानिक सरकार होनी चाहिए, है ना, और जो है टॉलरेंस होना चाहिए, कंसेंट एज द बेसिस ऑफ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, है ना, कंसेंट होना जरूरी है ना. और किसका कंसेंट होना जरूरी है? इंडिविजुअल्स का कंसेंट होना जरूरी है, isn't it? चलिए आगे बढ़ते हैं हम. ओके यही तक था. ओके, जस्ट लेट मी चेक. आई गेस दैट वाज इनफ फॉर टुडे. तो अभी तक आप सभी को जो है काफी कुछ चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना. ओके, इट वाज इन. ठीक है, तो लॉक जो है आपको यहीं तक पढ़ना था. ठीक है, मैंने सिलेबस देखा और तमाम चीजें मैंने देखी, तो उसमें मुझे लगा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इतना ही तक पढ़ना है. मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपको काफी हेल्प मिली होगी, है ना. ये काफी शॉर्ट वीडियो इसलिए रहा क्योंकि पोर्शन ही बहुत कम था. पोर्शन इन द सेंस कि लॉग को हमने ऑलरेडी एक पार्ट में डिस्कस कर लिया है और जो भी चीजें बच गई थी वो आज के क्लास में हमने कवर कर लिया है. लॉग की थ्योरी आज यहीं पे समाप्त होती है. नेक्स्ट क्लास में हम रूसो से आगे बढ़ेंगे, है ना, और उस क्लास में हम चीजों को समझने की कोशिश करेंगे और मुझे लगता है कि वो भी क्लास बहुत आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगी. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. होपफुली आपकी क्लास मंडे को, या नहीं तो मंडे को नहीं हो पाएगी तो ट्यूसडे को होगी, क्योंकि मंडे को आई हैव वेरी अर्जेंट वर्क, तो आई कैन नॉट अवॉइड दैट. तो इस वजह से मैं आप सभी से माफी चाहूंगा. ट्यूसडे को आपको क्लास जरूर होगी, और यस, ट्यूसडे को आपकी क्लास जरूर होगी. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू वेरी मच फॉर काइंड अटेंशन. थैंक यू, टेक केयर ऑल.